So, hello everyone, this is Priyanshi and we are going to continue the chapter that is diversity in living organism. So, till now what we have discussed, let's a small recap. So, अभी तक हमने क्या देखा, समथिंग कॉल्ड इज किंगडम. ठीक है, किंगडम में अपन ने 5 किंगडम देखे थे. कौन कौन से किंगडम होते हैं 5? पहला है मोनेरन्स. ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया. तो मोनेरन्स एंड प्रोटिस्टा ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स. ये 3 किंगडम अपने को पढ़ना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो wait, so now we are starting the reading of this slide. Fungi, these are heterotropic eukaryotic organism. ठीक है, हम फंजाई के बारे में देखते हैं. तो फंजाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद से नहीं बनाते. ठीक है, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं. इसके बाद ये कैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है, एज वेल एज इनकी जो सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट है. ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए. इसके बाद सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स. ठीक है, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, सड़े गले जो भी मैटर्स होते हैं उनको ये खाते हैं. ठीक है, और क्योंकि ये सड़े गले मैटर्स को कंज्यूम करते हैं इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स. अदर रिक्वायर्स अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. ठीक है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो कि सड़े गले मैटर्स को कंज्यूम करके अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म को गेन करते हैं और तभी वो उस वहाँ से फूड कलेक्ट करते हैं. ठीक है, फूड उसको कंज्यूम करते हैं. उसके बाद ये हो गई अपनी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक. उसके बाद दे आर कॉल्ड द पैरासाइट. तो देखो क्या हमने देखा है फंजाई होते हैं. ठीक है, समथिंग कॉल्ड एज फंजाई. अब इनमें क्या है, फंजाई 2 टाइप के हो सकते हैं. एक तो ऐसे जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को कंज्यूम करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स. एंड some fungi which consume the living protoplasm of host cell, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट. ठीक है, होस्ट सेल कोई भी हो सकती है, ह्यूमन की भी हो सकती है और अदर एनिमल की भी हो सकती है होस्ट सेल. तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म फंजाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब फंजाई. ठीक है, ऐसे फंजाई जो होस्ट की लिविंग प्रोटोप्लाज्म को अपना फूड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं. नाउ मेनी ऑफ देम हैव अ कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइफ. ठीक है, अब इनमें से कुछ फंजाई जो होते हैं, देखो फंजाई एक बहुत बड़ा किंगडम है, उसके अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं. ठीक है, तो इनमें से जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो आगे चल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाए. हमको पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टार्टिंग में तो यूनिसेलुलर ही होते हैं, यानी कि कोई भी मल्टी सेलुलर बॉडी फाइनली कहाँ से आती है, यूनिसेलुलर बॉडी से ही अराइज होती है. एक ही सेल होता है जो आगे चल के डिवाइड करके बहुत सारी सेल को जेनरेट करता है और वो बहुत सारी सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं. तो ये हो गया. तो फंजाई में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आगे लेटर लाइफ में, मतलब आगे आने वाली लाइफ में खुद को मल्टी सेलुलर बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी उनके पास डिवीज़न की कैपेसिटी होगी अच्छी. ठीक है, अच्छे डिवीज़न की जिनके पास कैपेसिटी होगी वही आगे चल के डिवाइड करेंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद को बनाएंगे. करेक्ट. इसके बाद दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन. इनकी जो सेल वॉल होती है, देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं. पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करते जाना है. तो जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बोला है कि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है, जिसका नाम क्या है, काइटिन. तो सेल वॉल इसकी किससे बनी हुई होती है, काइटिन से. ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद में रखने हैं. और याद कैसे होंगे, जब इनको आप पॉइंट वाइज नोट करते जाएंगे और डेली इसको पढ़ेंगे. ठीक है, तब ये पॉइंट सारे याद होते जाएंगे. ये सिर्फ इनकी कैरेक्टरिस्टिक है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल आर ईस्ट, मोल्ड, मशरूम। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद सम फंगल स्पीसीज लाइक लिव इन परमानेंट म्यूचुअल डिपेंडेंस रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। इनमें से कुछ फंजाई जो होते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब म्यूचुअल मतलब तुम मुझे दो और मैं भी तुम्हें दूँ। ठीक है, यही चीज़ होता है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं और उसके बदले वो हमें कुछ देगा, तो इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप के थ्रू किसके साथ रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। ठीक है, यानी कि फंजाई हैं कुछ, ठीक है, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, फूड बनाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके ब्लू ग्रीन एल्गी ने फूड बनाया और ये फूड किसको प्रोवाइड कराएंगे, फंजाई को। अब फंजाई बदले में तो कुछ देना पड़ेगा क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तुम मुझे कुछ दो और मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ठीक है, तो इसने इसको फूड दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ने फंजाई को फूड दिया, तो फंजाई बदले में क्या देता है, शेल्टर प्रोवाइड कराता है। फंजाई बदले में शेल्टर प्रोवाइड कराता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को रहने की जगह देता है। ठीक है, तो ये जो फंजाई है, कुछ फंजाई क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इनको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं और इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, जो इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप है किसके किसका, फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी का, इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। समझ आ गया। इसके बाद दिस सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म कॉल लाइकेन। ठीक है, और जिन्हों देखो फंजाई है, ये एफ फॉर फंजाई एंड दिस बी फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक रिलेशनशिप बनाया जिसको हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला। अब इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रिजल्ट में जो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है, जो एक नई लाइफ जनरेट हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। ठीक है, तो फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी जब साथ में होते हैं तो उस लाइफ को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। जो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया इन दोनों के साथ में आने से, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और बेसिकली जब आप लाइकेन को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि एक फंजाई है और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसा लगेगा कि दोनों इतने क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि इसमें 2 हैं। ऐसा लगता है एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। सो वी हैव ऑल सीन लाइकेन एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर पैच ऑन द बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, और ये जो लाइकेन है, ठीक है, आपने जनरली देखा होगा बार्क ऑफ ट्रीज में। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंजाई। लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि फर्स्ट पॉइंट है फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं। सेकेंड पॉइंट है फंजाई हेट्रोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद इतना समझ में आ गया। इसके आगे क्या है, फर्स्ट हमने क्या देख लिया, सबसे फर्स्ट हमने देखा कि ये तो यूकैरियोटिक होते हैं। सेकंड हमने देखा ये हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। अब देखो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है यानी कहीं और से खाना लेके आ रहे हैं, तो खाना 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को ये खा सकते हैं, ठीक है, तो उनमें से जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे फंजाई जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म को अपना फूड बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। समझ आ गया। तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 2 टाइप हो गए, यानी सेप्रोट्रॉप और पैरासिटिक हो सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो वेट 2 पॉइंट देख लिए, तीसरा पॉइंट क्या है, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। इसके बाद क्या है कि इनका जो 4th पॉइंट क्या है, जो इनका सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है, काइटिन। और काइटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, याद रखना, कॉम्प्लेक्स शुगर। इसके बाद हमने देखा कि ये 4 हो गए। 5वां पॉइंट क्या है कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, और उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और उसमें से बनने वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है, रिजल्टिंग फॉर्म जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। और लाइकेन कैसा है, स्लो ग्रोइंग होता है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, जनरली हमको बार्क ऑफ द ट्री में देखने को मिल जाता है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स, तो एग्जांपल के लिए आपको याद रखना है कौन सा, ईस्ट है, मोल्ड है, और उसके साथ क्या है, मशरूम। ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम, ये तीनों एज इट इज़ याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंजाई। नाउ ये आपको डायग्राम दिख रहे हैं 3 ठो, ठीक है, ये सारे 3 डायग्राम किसके हैं, फंजाई के ही हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सेक्रोमाइसिस, उसके बाद पेनिसिलियम, उसके बाद एगेरिकस। तो सेक्रोमाइसिस तो स्टैंडर्ड नेम मतलब साइंस वाला नेम हो गया, नॉर्मल हम इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, ठीक है, लेकिन आपको साइंस वाला नेम ही याद रखना है, ठीक है, बायो वाला। तो ऐसे याद रखेंगे कि सेक्रोमाइसिस है, उसका दूसरा नाम क्या है, ईस्ट, ईस्ट घर का नाम है, स्टैंडर्ड नेम सेक्रोमाइसिस है। इसके बाद पेनिसिलियम, जिसको हम मोल्ड बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसके बाद एगेरिकस या फिर नॉर्मली मशरूम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई फंजाई के बारे में। आर वी क्लियर विद द फंजाई, फंजाई समझ में आ गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, अब हमारे पास क्या है, प्लांटिया। हमारे पास क्या है, प्लांटिया। अब हमको प्लांटिया के बारे में पढ़ना है। तो देखो, दीज आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स विद सेल वॉल, ठीक है, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, पहली बात तो ये मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या है, ये यूकैरियोट है, यानी इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद ऑल अदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके बाद इनके पास थर्ड चीज़ क्या है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। नाउ इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है। और ये जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके थ्रू करते हैं, क्लोरोफिल के थ्रू, ठीक है। आपको फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन पता ही होगी, ठीक है, नॉर्मली अपन बचपन में ही पढ़ लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में अपन क्या देखते हैं, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये दो मेन चीज़ें होती है जिनकी प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस होता है। अब आपको सेल वाले चैप्टर से याद आना चाहिए कि क्लोरोफिल अपने को कहाँ मिला था, कौन से सेल ऑर्गेनेल में, प्लास्टिड में। प्लास्टिड के अंदर एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उसी के अंदर अपने को क्या मिलता है, क्लोरोफिल। ओके, सो नाउ अब देखो क्या है कि यहाँ पे हम देखो प्लांटिया देख रहे हैं और ये एनिमलिया, ये दोनों हमारे डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। हम इनको आसपास अपने देखते हैं, इसीलिए इनके बारे में हम आगे की स्लाइड में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसीलिए देखो इस स्लाइड में इतना छोटू सा दिया हुआ है, ठीक है, प्लांट और एनिमल के बारे में, क्योंकि आगे की स्लाइड में हम और डीप में और ब्रॉड लेवल पे पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट के बारे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, सबसे पहले यूकैरियोट है, इसके बाद ये मल्टी सेलुलर है, इसके बाद ये ऑटोट्रॉप है, उसके बाद इसके पास सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एनिमलिया। तो एनिमल के बारे में क्या है, दीज इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। सेकेंड पॉइंट ये यूकैरियोट है। थर्ड पॉइंट ये हेट्रोट्रॉप्स है। और चौथा पॉइंट इनके पास सेल वॉल नहीं है। ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेने, ठीक है। ये तो अपन नॉर्मली विजुअलाइज कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर देखने को मिलते हैं, जो अपन एनिमल है अपने आसपास देखते हैं उसमें से गैस कर लो कि वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। यूकैरियोट्स होते हैं, इसके बाद हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और चौथी बात क्या है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। सो नाउ आर वी क्लियर विद द प्लांटिया एंड एनिमलिया, क्लियर है। चलो तो आगे मूव करते हैं। देखो तो अभी जो हमने किंगडम के 5 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। अब उसको टेबुलर फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, ऊपर में क्या डाल लेना है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बाद आपको देखो ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया इन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे अपन ने डिवाइड किया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कुछ के पास जिनके पास सेल मेम्ब्रेन या फिर बोल दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी और कुछ ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया दो में। कुछ ऐसे जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी उनको हमने बोला यूकैरियोट्स, और कुछ ऐसे जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी उनको हमने बोला प्रोकैरियोट्स। तो जो ये 5 किंगडम है उनमें से कौन यूकैरियोट्स है एंड कौन प्रोकैरियोट्स है? तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था यानी कि मोनेरन्स, वो कैसे थे? प्रोकैरियोट। और उसके बाद आने वाले जितने भी किंगडम थे सारे कैसे हैं? यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट के नीचे अपन किसका नेम लिख देंगे? प्रोकैरियोट्स के नीचे अपन मोनेरन्स का नाम लिख देंगे। देखो, प्रोकैरियोट्स हमने सबसे पहले जाना किससे? इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब देखो, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेकेंड नंबर पे कि उनके पास नंबर ऑफ सेल कितनी है। या तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर अपन ने एक ही पढ़ा है जो कि है मोनेरन्स, और मोनेरन्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ये बात अपने को याद है, कैरेक्टरिस्टिक में अपन ने पढ़ी थी मोनेरन्स के। तो मोनेरन्स यूनिसेलुलर होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई भी प्रोकैरियोट नहीं है, तो मल्टी सेलुलर वाला ऑप्शन अपने आप कट हो गया। तो समझ में आया कि हमने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो ग्रुप बनाए, एक तो यूकैरियोट एक प्रोकैरियोट। और जो हमारे पास प्रोकैरियोट प्रेजेंट है इन 5 ग्रुप में से, उनमें से सिर्फ क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टी सेलुलर की कोई झंझट ही नहीं है। तो इस साइड वाला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर कौन है? मोनेरन्स। नाउ इसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है, ठीक है। तो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं इन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो यूनिसेलुलर कौन है और मल्टी सेलुलर कौन है? तो यूनिसेलुलर कौन थे? सेकेंड नंबर वाले, दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर थे। और उसके आगे जो बच्चे बाकी के 3, कौन 3? फंजाई, एनिमल और प्लांट। ये तीनों कैसे थे? मल्टी सेलुलर थे। तो मल्टी सेलुलर के अंदर ये तीनों आ गए। इसके बाद इतना क्लासिफिकेशन समझ में आया? यहाँ तक का ये क्लियर हो गया कि यूकैरियोट्स को भी हमने डिवाइड किया इन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। एक हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, एक से ज़्यादा, दैट इज़ मल्टी सेलुलर। तो एक किस में थी? प्रोटिस्टा में। अब मल्टी सेलुलर 3 में है। तीनों को अब कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखो, इतना तक समझ में आया। इसके बाद हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं इन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। कुछ के पास सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ के पास ही सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो अभी तक हमारे पास 3 बचे थे, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। अब इन तीनों में से किन के पास सेल वॉल प्रेजेंट है और किन के पास नहीं है? तो ऊपर के जो 2 हैं इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो एक और तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सेल वॉल के बेसिस पे हमने फिर से क्लासिफाई कर दिया कि विद सेल वॉल उसमें अपने को 2 देखने को मिल गए और विदाउट सेल वॉल उसमें अपने को एनिमल सिर्फ देखने को मिल गया। इसके बाद सेल वॉल की बेसिस पे हो गया। अभी भी हमारे पास क्या है? फंजाई एंड प्लांट। अब ये दोनों को भी सेपरेट करना है, ये दोनों को भी डिवाइड करना है। तो किस बेसिस पे दोनों को अलग करेंगे कि इनमें से कौन फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कौन ऑटोट्रॉप्स है और कौन हेट्रोट्रॉप्स है। तो देखो, फंजाई क्या कैसा होता है? हेट्रोट्रॉप होता है, यानी अपना खाना खुद नहीं बना पाता। हमने पिछली साइड में पढ़ा था कि ये खाना कैसे लेता है? 2 तरीके से ले सकता है। एक तो सेप्रोफिटिक तरीके से सेप्रोट्रॉपिक तरीके से ले सकता है, और दूसरा पैरासिटिक तरीके से, यानी कि ये दूसरों पे डिपेंडेंट है, खुद खाना नहीं बना सकता। तो फंजाई ऐसा है जो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और प्लांट ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इस बेसिस पे हमने ये 5 किंगडम को डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया ये सारे क्लासिफिकेशन कैसे किया है? सबसे पहला आपको क्लासीफाई किस बेस पे करना है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो 2 हो जाएंगे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, 2 तरीके से। इसके बाद हमने क्या, नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी, तो उसमें क्या मिलेंगे अपने को? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। थर्ड, इन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होगी और सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट नहीं होगी। इसके बाद चौथे तरीके से कैसे किया कि उनमें से कौन फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, यानी कौन ऑटोट्रॉप है और कौन हेट्रोट्रॉप है।
इस बेसिस पे हमने फंजाई और प्लांट को डिवाइड कर दिया। तो पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आएगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं डाउट में, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो प्लांट्स हैं वो अपने डेली लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब हम प्लांट को मोर डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट एक किंगडम है, ठीक है, प्लांटिया एक किंगडम है। अब उसके अंदर प्रेजेंट फाइलम्स को अब हम पढ़ेंगे। आपको डिवीज़न याद है? तो आपको डिवीज़न याद है? डिवीज़न में अपन ने क्या पढ़ा था? देखो, डिवीज़न में अपन पढ़ा था सबसे ऊपर लेवल पे क्या होता है? किंगडम। उसके बाद फाइलम, फाइलम बोल दीजिए या फिर डिवीज़न बोल दीजिए। प्लांट के केस में हम डिवीज़न बोलते हैं और एनिमल के केस में हम उसको फाइलम बोलते हैं। सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, ठीक है। इसके बाद क्या था? क्लास थी, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और सबसे लास्ट में स्पीशीज, ठीक है। ये पूरा आपको याद ही रख लेना है, ऐसे ही है ना, कि सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो हमने अभी तक क्या 5 किंगडम के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ उनमें से जो 2 किंगडम है, दैट इज़ प्लांटिया एंड एनिमलिया, वो हमारी डेली लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए उनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्लांटिया जो किंगडम है उसके अंदर के डिविजन्स को अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलो पहले अपन स्लाइड की रीडिंग करते हैं कि स्लाइड में लिखा क्या है। So, Plantia. The first level of classification among the plant depend on whether the plant body has well differentiated distinct part, ठीक है। तो हमने प्लांट को, अब हम प्लांट एक किंगडम है, ठीक है, प्लांट एक किंगडम है, उसके अंदर वो फाइलम्स को पढ़ रहे हैं या फिर डिविजन्स को पढ़ रहे हैं उसके अंदर के। तो उन डिवीज़न को हमने एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट किया है, कैसे हमने उनको क्लासीफाई किया है, तो उसके लिए हमने क्या क्या बेसिस लिए थे, क्या क्या पॉइंट्स लिए थे, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिया था कि प्लांटिया किंगडम के अंदर कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके पास क्या है? डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स हैं। बॉडी देखो, प्लांट की बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी में 3 पार्ट्स बेसिकली जनरल होते हैं। सबसे पहला क्या है? स्टेम, देन रूट, उसके बाद लीफ। ये 3 पार्ट हैं। अगर ये 3 पार्ट किसी प्लांट बॉडी में डिस्टिंक्ट है, मतलब अच्छे से दिख रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। और ऐसे प्लांट जिनके अंदर ये बॉडी पार्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब ये बॉडी पार्ट ढंग से समझ नहीं आ रहे हैं, सब एक दूसरे में मर्ज हैं, तो उनको हम एक दूसरे कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह में अपन 2 ग्रुप्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो कितने डिस्टिंक्ट हैं, कितने वेल डिफाइंड हैं, इसकी बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया। सबसे पहला डिवीज़न। नेक्स्ट हमने क्या पॉइंट लिया? The next level of classification is based whether the differentiated body parts plant body has special tissue for transport of water and other substance। तो हमने 2 में तो डिवाइड कर दिया। इसके बाद जब हम इसका भी डिवीज़न करेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे कि ये जो डिस्टिंक्ट पार्ट है, मान लो ये वाला ऐसा ग्रुप था जो जिसमें बॉडी पार्ट डिस्टिंक्ट है और इस वाले पार्ट में डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये जो पार्ट है अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो किस बेसिस पे करेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास वाटर एंड अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट है। और वो स्पेशल टिश्यू बेसिकली है क्या? फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों जिनके पास प्रेजेंट हैं उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और जिनके पास नहीं है ये, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ये नेक्स्ट लेवल का डिवीज़न हो गया। फर्स्ट हमने कैसे किया कि किनके पास कौन से ऐसे प्लांट है जिनके पास जो पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो डिस्टिंक्ट हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनके पास वो पार्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं। नेक्स्ट, जिनके पास वो पार्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो उनमें से ऐसे कौन से हैं जिनके पास वाटर एंड फूड सब्सटेंस या फिर अदर कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेल स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। इसके बेसिस पे हमने फिर से 2 ग्रुप कर लिए। नाउ फर्दर क्लासिफिकेशन लुक एट द एबिलिटी टू बियर सीड। इसके बाद हम और क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर सकते हैं कि किन के पास सीड है और किन के पास सीड नहीं है, ठीक है। सीड है और किन के पास सीड नहीं है, ठीक है। इसके बेसिस पे भी हम आगे का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ जिनके पास सीड है वो इनक्लोज है किसी कवरिंग में, ठीक है, उनके पास कवरिंग है या फिर कवरिंग नहीं है, इस बेसिस पे हम आगे का डिवीज़न कर सकते हैं। तो these are the bases according to which we divide the plant kingdom. Now
तो चलो अब हम प्लांट किंगडम के एक एक फाइलम को या फिर डिवीज़न को अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली अपन डिवीज़न बोलेंगे, क्यों गलत बोलना, ठीक है। फाइलम हम जब बोलेंगे जब हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हमको क्या बोलना है, डिवीज़न। तो सबसे पहला जो डिवीज़न है अपने पास उसका नाम क्या है, थैलोफाइट। देखो नाम भी याद रखने हैं ना, नाम बिल्कुल अलग अलग से आएंगे। तो जो फर्स्ट डिवीज़न है उसका नाम क्या है, थैलोफाइट। इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप। ऐसे प्लांट जिनके पास जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं हैं, ठीक है। यानी उनके पास लीफ, स्टेम और रूट में ज़्यादा डिफरेंस अपने को समझ में नहीं आता। अपने को समझ में नहीं आता कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है और कौन सा रूट है। तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट है। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं वो इस थैलोफाइट ग्रुप में लाई करते हैं, थैलोफाइट ग्रुप में आते हैं। द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। प्लांट के इस ग्रुप में जो भी प्लांट्स आते हैं उनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एल्गी। देखो यहाँ पे ये एल्गी लिखा है, और पहले हमने जो बैक्टीरिया का पढ़ा था, बैक्टीरिया का अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी था वो, और यहाँ पे सिंगल एल्गी है। दोनों में डिफरेंस है और बहुत डिफरेंस है, ठीक है। दिस प्लांट आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। जो इस फाइलम या फिर इस डिवीज़न के जो अपने प्लांट्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, एक्वेटिक में अपने को मिलते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक में मिलते हैं। तो 3 पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहला, इनका जो बॉडी पार्ट्स है वो अनडिफ्रेंशिएट है, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएट बॉडी पार्ट्स है। सेकंड, इसके बाद क्या है, इनको जनरली हम एल्गी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या होगा, एग्जाम्पल्स। फोर्थ पॉइंट में अपने को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उसके बाद यूला, उसके बाद चारा, जो भी पढ़ना है जिसको। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये थैलोफाइट समझ में आ गया सबको। ये बगल में जो आपको डायग्राम दिख रहा है तो आप ये नेम से ये सबको मैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट अपना डिवीज़न हो गया, दैट इज़ थैलोफाइट। नाउ नेक्स्ट अपने पास क्या है, ब्रायोफाइट। इसके बारे में आप पढ़ते हैं। दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन हम किसको बोलते हैं, तो उसमें आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन का मतलब जो पानी में भी रह सके और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सके। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं जनरली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए एक्वेटिक हैबिटेट को मतलब चूज़ करते हैं, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट में वो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट एक्वेटिक भी है और इसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी हैं, और दोनों टाइप का इनके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसीलिए हम इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इनकी जो प्लांट बॉडी होती है कॉमनली डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब हमको समझ में आता है कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके पास होता है और कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इनके पास होता है। However, there is no specialized tissue for the conduction of water. लेकिन इनके पास कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता। इसके पहले जो हमने थाइलोफाइट पढ़ा था इसमें भी कोई वाटर कंडक्शन या फिर अदर सब्सटेंस के कंडक्शन ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता। और ब्रायोफाइट्स में भी सेम है कि इनमें भी कंडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू अपने को देखने को नहीं मिलता। नाउ अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसके बाद फाइनली अपने पास क्या है, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में क्या क्या है, फ्यूनेरिया एंड मार्केंशिया मॉस। तो 3 अपने मॉस को ही हम फ्यूनेरिया बोलते हैं और ये मार्केंशिया। यहाँ पे और एग्जाम्पल देखिए क्या क्या, रिशिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, ठीक है। तो मार्केंशिया फ्यूनेरिया तो यहीं पे लिखें, लेकिन रिशिया उनको ही पता चलेगा जो डायग्राम्स को रीड करेंगे, इसीलिए डायग्राम को रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रायोफाइट के आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया क्या क्या है। सबसे पहला क्या पॉइंट है कि ये इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि इनके पास
डिफरेंशिएटेड प्लांट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इन पे होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके पास होता है। लेकिन थर्ड पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे कि इनके पास वाटर कंडक्शन और अदर सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता। और चौथे पॉइंट पे क्या, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में क्या क्या याद रखना है, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, रेशिया, ठीक है, बिल्कुल सेम लग रहे हैं ना तीनों, तो ऐसे याद रखना है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या है, टेरिडोफाइट। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, टेरिडोफाइट, ठीक है। पेट्रिडोफाइट को मत पढ़ना, ये पी साइलेंट में होता है, अपने को क्या पढ़ना है, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट की अपन रीडिंग लेते हैं, तो क्या लिखा है, इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। देखो सबसे पहला जो अपन ने थैलोफाइट पढ़ा था उसमें तो कुछ भी डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर अपने पास थे ही नहीं, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी थी। नेक्स्ट जो अपन ने ब्रायोफाइट पढ़ा उसमें लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर अपने को प्रेजेंट थे, ठीक है। एग्जैक्टली लीफ और स्टेम नहीं प्रेजेंट थे, स्टेम और लीफ के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन जब हम टेरिडोफाइट को पढ़ते हैं तो यहाँ पे अपने को डिफ्रेंशिएटेड मतलब बढ़िया से दिखते हुए रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ पुराने जो दो हमने पढ़े थे यानी थैलोफाइट एंड ब्रायोफाइट, इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं थे। लेकिन अब जब हम टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं तो इनके पास क्या होगा, वाटर एंड अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो दो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गए। सबसे फर्स्ट तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनकी वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है। सेकंड क्या है, इनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होते हैं, स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम इज़ फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम इज़ फॉर फूड हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट पे अपन क्या लिख लेंगे, थर्ड पॉइंट पे अपने को लिखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या क्या एग्जाम्पल है, मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल एज इट इज़ याद कर लेंगे, क्या क्या, मार्सिलिया, फर्न एंड हॉर्सटेल, ये चीज़ हो गई। इसके बाद इसके आगे का जो पैरा लिखा है ये हमारे तीनों ग्रुप के लिए लिखा है, यानी कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये दो, और सॉरी सबसे पहले थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये तीनों के लिए लिखा है। तो अभी तक के जो हमने तीन पढ़ लिए उसमें क्या था, उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे, ठीक है, जो उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे वो समवट अनसीन थे, मतलब ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं पा रहे थे। इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर छिपे हुए थे या फिर इनको इनकॉन्स्पिकुअस, ठीक है, मतलब अनसीन थे इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और इसीलिए ऐसे छिपे हुए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होने के कारण इन तीनों ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्ट का मतलब ही होता है छिपा हुआ, ठीक है। तो ये जो तीन अपने ग्रुप पढ़े दैट इज़ थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। अब जो इसके आगे आने वाले हैं, यानी कि इसके आगे वाले क्या आएंगे, देखो इसके आगे वाले अपने जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दोनों जो है इनके पास क्या होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फिनेरोगैम्स। तो समझ में आया क्या होता है फिनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। तो देखो क्रिप्टोगैम्स ऐसे होते हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अनसीन होता है, ठीक है, छिपा हुआ होता है। और इसके बाद सेकेंड टाइप के जो है फिनेरोगैम्स, तो फिनेरोगैम्स के पास कैसा, वेल स्पेशलाइज्ड, वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब फिनेरोगैम के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, एक तो एंजियोस्पर्म, दूसरा जिम्नोस्पर्म। और क्रिप्टोगैम के क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, आगे के तीन, यानी कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, सीड आर द रिजल्ट ऑफ, अच्छा अब हम सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीड क्या चीज़ होती है, सीड आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है प्लांट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। एनिमल्स में उसी चीज़ को हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे डेवलप करके वो एम्ब्रियो बनाता है। तो इसको जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है रिप्रोडक्शन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स में सीड बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो अलॉन्ग विद स्टोर फूड। अब सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं,
तो सीड के अंदर अपने को एम्ब्रियो मिलता है, इसके साथ साथ फूड स्टोरेज मिलता है, ठीक है, स्टोर्ड फूड मिलता है ताकि इस एम्ब्रियो को फीड करता रहे, ठीक है, खिलाता रहे, वरना एम्ब्रियो मर जाएगा तो क्या मतलब है ना। विच असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो फूड इसमें स्टोर है वो इनिशियल, देखो अपन सीड को क्या डालते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वो ग्रो करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब वो ग्रो करता है उस टाइम पे उसकी ग्रोथ के लिए हमको जो खाना मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सीड के अंदर प्रेजेंट फूड स्टोरेज से। इस एम्ब्रियो को कहाँ से खाना मिलता है बढ़ने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, जो अपना फूड स्टोरेज है सीड के अंदर, वहीं से। दिस ग्रुप इज़ फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड आर नेक्ड और इनक्लोज इन फ्रूट, गिविंग अस टू ग्रुप्स, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो अब हम आगे आने वाले, देखो अभी तक हमने जो पढ़े थे यानी 3 टाइप के जो ऑर्गेनिज्म पढ़े, 3 टाइप के जो डिवीज़न पढ़े, जो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, यहाँ पे हमको कोई भी सीड नहीं मिला था। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उस पर अपने को सीड मिलेगा, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों में अपने को सीड मिलेगा। लेकिन सीड तो दोनों में मिल रहा है, फिर हमने ये दोनों को अलग कैसे किया, ये दोनों को 2 ग्रुप्स में कैसे बांटा, ऐसे बांटा कि जो जिम्नोस्पर्म है और जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके पास क्या होता है, जो सीड होता है वो नेक्ड होता है, यानी कि उसके चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग नहीं होती। वहीं अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अपने को प्रोडक्ट है जिसको हम सीड बोल रहे हैं, वो कवर होता है, किससे कवर होता है, फ्रूट से। तो अपने को कवरिंग किस, देखो सीड तो दोनों मिलने हैं, ठीक है, लेकिन इनको हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया, 2 ग्रुप्स में कैसे बांटा कि एक ग्रुप के पास जिसके पास नेक्ड सीड है, यानी कि उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, उसको हमने जिम्नोस्पर्म के ग्रुप में रख दिया, और ऐसे जिनके पास कवरिंग है, किसकी कवरिंग, फ्रूट की कवरिंग है, उनको हमने एंजियोस्पर्म में रख दिया। समझ में आ गया। ये जो आपने को नीचे दिखा है ये क्या है, टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या है, मार्सिलिया और फन। तो इसको आप क्या डायग्राम से देख लेंगे, ठीक है। अपन ने पढ़ा है कि टेरिडोफाइट में क्या वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी देखो लीव भी अच्छे से दिख रहा है, स्टेम भी दिख रहा है और रूट भी समझ आ रहा है, तो ये चीज़ हो गई। नाउ तो अभी हमने क्या बोला कि हमने हमारे पास क्या थे, सीड थे, ठीक है। अब सीड कवर्ड है या अनकवर्ड है, इसके हिसाब से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो ग्रुप है उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ डायग्राम देख लो, डायग्राम में क्या दे रहा है, पाइनस और साइकस, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, इनको एग्जाम्पल को याद रखना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड, जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड। तो जिम्नोस्पर्म को हम तोड़ सकते हैं, एक तो है जिम्नो, ठीक है, जिम्नो, और दूसरा क्या है, स्पर्म। तो जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड, और स्पर्म का मतलब क्या है, सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड नेक्ड हैं, ठीक है, उनके चारों तरफ कवरिंग नहीं है, उनको हमने किस ग्रुप में रखा, जिम्नोस्पर्म के ग्रुप में रखा, ठीक है। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड, ठीक है, ऐसे इस प्लांट के जो प्लांट्स, इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनके पास नेक्ड सीड होते हैं, एंड यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पढ़ा दैट इज़ पेरिनियल। अब पेरिनियल का मतलब क्या होता है, तो पेरिनियल का मतलब ऐसा होता है जो 2 साल से ज़्यादा जी जाते हैं, ऐसे प्लांट जो 2 साल से ज़्यादा तक जिंदा रहते हैं, तो उनको, या फिर नॉर्मली आप कह सकते हैं लॉन्ग लिव्ड, ठीक है, ज़्यादा दिन तक जो लिविंग मतलब जो जिंदा रह जाते हैं प्लांट्स, उनको हम पेरिनियल बोलते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म कैसे लॉन्ग लिव्ड होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं। इसके बाद एवरग्रीन, मतलब हमेशा इसमें क्या पत्तियां बनी रहती हैं, हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, और इसके साथ वुडी, यानी इसमें अपने को वुड भी मिलती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए क्या है, पाइन एंड देवदार, ठीक है, तो ये दोनों तो याद ही रखना है, इसके साथ साथ पाइनस और साइकस भी याद रखना है। तो जिम्नोस्पर्म समझ में आया। जिम्नोस्पर्म में क्या आपने पढ़ा कि सबसे पहले इसके नेम को ही अपन स्प्रेड कर लेते हैं, दैट इज जिम्नो एंड स्पर्म। तो जिम्नो का मतलब क्या है, नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिनके पास नेक्ड सीड होते हैं उनको हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर रखा। इसके बाद इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला पेरिनियल होती है, ये प्लांट्स कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं। इसके बाद सेकंड एवरग्रीन और थर्ड वुडी। इसके बाद चौथे में अपन ने क्या पढ़ लिया, इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट क्या है अपने पास,
एंजियोस्पर्म हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम एंजियोस्पर्म की रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, उसमें हमने दो पार्ट कर लिए थे, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का मतलब क्या था, नेक्ड, और स्पर्म का मतलब सीड। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ किसका मतलब पता होना चाहिए, एंजियो। स्पर्म का मतलब तो हम पहले ही पता करके आए हैं, क्या होता है, सीड। तो एंजियो का मतलब यहाँ पे क्या है, कवर्ड। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड कवर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। उनको हम किस ग्रुप में रखते हैं, एंजियोस्पर्म के ग्रुप में रखते हैं। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनसे हमको क्या, फ्लावर्स मिलते हैं। तो अपने आसपास जो भी आप प्लांट देखते हो जनरली जो फ्लावर देते हैं उनको हम क्या, वो कौन से प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। नाउ द सीड डेवलप इनसाइड द ओवरी विच मॉडिफाई टू बिकम अ फ्रूट। देखो अब इस सारी चीज़ों को समझो, क्या होता है अपने पास, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अपने पास क्या होता है, ओवरी होती है। ओवरी के भी अंदर अपने को मिलता है ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल। तो ये ओवरी फर्दर डेवलप करने के बाद क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और ओव्यूल फर्दर डेवलप करने के बाद क्या बनाता है, सीड बनाता है। इतनी बात समझ में आई। क्या बोला कि प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपने को ओवरी मिलती है। और समझो कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। तो ये जो बाहर वाली ओवरी है और अंदर पे ओव्यूल है, तो ये ओवरी फर्दर क्या करेगी, डेवलप करेगी और क्या बना देगी, फाइनली फ्रूट बनाएगी। जो आप फ्रूट खाते हो, ठीक है, उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, ओवरी। जनरली आप उसका ओवरी खाते हो। और अंदर पे जो सीड दिखता है वो किस में से बनता है, ओव्यूल में से। तो अंदर ये जो ओव्यूल बैठा हुआ है, ओवरी के अंदर जो बैठा है, वो आगे डेवलप करके क्या बना लेता है, सीड बना लेता है। ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। सीड है, ठीक है, सीड किस में से बना है, ओव्यूल के फर्दर डेवलप करने की वजह से सीड बना है। और इस सीड के अंदर अपने को क्या मिलता है, एम्ब्रियो मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यही चीज़ लिखी है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी, ओवरी के अंदर सीड डेवलप करता है। और एक्चुअली भी होता क्या है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल का डेवलप्ड फॉर्म ही हम उसको सीड बोलते हैं। तो द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। क्या चीज़ मॉडिफाई होती है, ओवरी मॉडिफाई होती है जो कि फाइनली क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। प्लांट एम्ब्रियो इन दिस सीड है द स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटाइलिडॉन। अब देखो सीड है, ठीक है, सीड कहाँ से बना है, ओव्यूल में से बना है। अब इस सीड के अंदर क्या होता है, कोटाइलिडॉन्स अपने को प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट का जो सीड है उसके अंदर एम्ब्रियो है, प्लांट एम्ब्रियो इन सीड, अच्छा, प्लांट के अंदर सीड है, ठीक है, और सीड के अंदर अपने को एम्ब्रियो प्रेजेंट है। और एम्ब्रियो में अपने को एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोटाइलिडॉन, ठीक है, कोटाइलिडॉन्स आर कॉल्ड सीड लीफ बिकॉज इन मैनी इंस्टेंट दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट। तो कोटाइलिडॉन्स को हम क्या बोलते हैं, सीड लीफ भी बोलते हैं, मतलब सीड का लीफ हम किसको बोलते हैं, कोटाइलिडॉन्स को। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जब हम ये देखो ज़मीन के नीचे हमने बीज लगाया, अब बीज में से जब ये ग्रो करेगा, तो जब ये बीज ग्रो करता है तो कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट जो कोटाइलिडॉन्स हैं, बीज के अंदर यानी सीड के अंदर अपने को एम्ब्रियो मिला और एम्ब्रियो के अंदर अपने को कोटाइलिडॉन मिला। तो ये कोटाइलिडॉन कभी कभी कुछ केस में ज़मीन से बाहर आ जाते हैं और ग्रीन स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रीन स्ट्रक्चर मतलब ग्रीन कलर इनका हो जाता है कोटाइलिडॉन्स का, और ये ज़मीन से बाहर आ जाते हैं कुछ कुछ केस में। इसीलिए हम इसको कोटाइलिडॉन्स को क्या बोलते हैं, सीड लीफ बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटाइलिडॉन प्रेजेंट इन द सीड। इसके बाद हमने क्या किया, एंजियोस्पर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया कि इनमें से किन के पास दो कोटाइलिडॉन्स है और किन के पास सिर्फ एक कोटाइलिडॉन्स है। तो ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिनके पास सिर्फ एक कोटाइलिडॉन होता है उनको हम मोनोकॉट्स बोलते हैं, ठीक है। और जिनके पास दो कोटाइलिडॉन्स होता है उनको हम डाइकॉट्स बोलते हैं।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म को हमने दो भागों में, पहले तो इसकी मीनिंग समझी कि एंजियो का मतलब कवर्ड, और कवर्ड नहीं कवर, ठीक है, कवर्ड। इसके बाद स्पर्म का मतलब सीड। तो ऐसे प्लांट जिनके सीड कवर्ड होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसके बाद इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। और इसके बाद हमने समझा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी है, ओवरी के अंदर अपने को ओव्यूल मिला। अब देखो, ओवरी डेवलप करके बना देगी फ्रूट, ओव्यूल डेवलप करके बना देगा सीड। अब सीड पे ध्यान दो कि ओव्यूल से जो सीड बन गया है, सीड के अंदर अपने को क्या मिलेगा, एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो के अंदर अपने को क्या मिलेगा, कोटाइलिडॉन्स। एम्ब्रियो के अंदर जो हमको कोटाइलिडॉन्स मिला है उसको हम क्या बोल देते हैं, सीड लीफ बोल देते हैं। क्योंकि कभी कभी केस में ये क्या होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर ले लेता है और जब सीड जर्मिनेट करता है तो वो मिट्टी से बाहर आ जाता है, ठीक है, कुछ कुछ केस में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीड लीफ बोलते हैं। अब कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिनके पास एक ही कोटाइलिडॉन होता है, और कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिनके पास दो कोटाइलिडॉन होता है। तो ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिनके पास एक ही कोटाइलिडॉन है उनको हमने मोनोकॉट बोल दिया, और जिनके पास दो कोटाइलिडॉन है, ये तो चार बन गए सॉरी, जिनके पास दो कोटाइलिडॉन है उनको हमने डाइकॉट बोल दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एंजियोस्पर्म। नाउ अब जो हमने अभी तक का प्लांट का जो भी क्लासिफिकेशन, मतलब प्लांट के जितने डिवीज़न पढ़ लिए उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, कैसे उनको हमने डिवाइड किया। तो देखो, सबसे पहले अपने पास क्या था, प्लांट्स थे, ठीक है। प्लांट्स को सबसे पहले हमने किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास डिफ्रेंशिएटेड पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वेल डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स जिनके पास प्रेजेंट है और जिनके पास नहीं है। तो जिनके पास नहीं है उनके अंदर क्या आ गए, थाइलोफाइट। हमने पढ़ा था थाइलोफाइट के पास क्या होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स होते हैं। तो ये तो पहला डिवीज़न हो गया, ठीक है। इसके बाद अब जो थैलोफाइट को हमने डिवाइड किया, बाकी के जो बचे थे, कौन कौन से बचे थे, ब्रायोफाइट बचा, ठीक है, टेरिडोफाइट बचा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये चार बचे। ये चार किसके अंदर आ गए, ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट है, ये चार उसके अंदर आ गए। अब इन चारों को भी हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इन चारों को हमने किसके बेसिस पे डिवाइड किया कि इनमें से किसके पास वास्कुलर टिश्यू है, ठीक है, और किन के पास नहीं है। तो जब हमने इस बेसिस पे डिवाइड करना शुरू किया तो ब्रायोफाइट ऐसे थे जिनके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं थे। बाकी के जो तीन बचे, यानी तीन कौन कौन से, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों के पास क्या थे, अपने वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे। तो इस बेसिस पे ब्रायोफाइट डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये जो तीन बचे, अब ये तीनों को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया, तो तीन कौन कौन से, टेरिडोफाइट, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको डिवाइड करना था। तो हमने बोला कि तुम तीनों में से किसके पास सीड है और किसके पास सीड नहीं है। तो जिसके पास सीड नहीं था वो कौन था, टेरिडोफाइट, इसके पास सीड नहीं था, और बाकी के एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के पास सीड प्रेजेंट था। तो इस तरीके से क्या हो गया, टेरिडोफाइट अलग हो गया, ये देखो यहाँ पे अलग हो गया। बाकी के बचे दो, तो कौन कौन से बचे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब ये दोनों को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया, तो ये दोनों को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया कि ये दोनों के पास सीड तो प्रेजेंट है, लेकिन तुम दोनों में से किसके पास कवर्ड सीड है और किसके पास अनकवर्ड सीड है। तो अनकवर्ड, ठीक है, या फिर नेक्ड सीड अपने को जिम्नोस्पर्म में मिला, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है जिम्नोस्पर्म में, और कवर्ड सीड अपने को किस में मिला, एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म का डिवीज़न यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद एंजियोस्पर्म को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया कि कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके पास दो कोटाइलिडॉन होते हैं, और कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही कोटाइलिडॉन होता है। तो ऐसे एंजियोस्पर्म जिनके पास दो कोटाइलिडॉन है उनको हमने डाइकॉट्स बोला, और जिनके पास एक ही कोटाइलिडॉन है उनको हमने मोनोकॉट्स बोला। तो इस तरीके से हमने ये जो पांच हमने पढ़े, कौन कौन से, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है, ये तीन, और उसके बाद एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये पांचों को इस बेसिस पे हमने यहाँ पे पूरे चार्ट के रूप में डिवाइड कर दिया है। तो ये चार्ट सबको समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। और आपके पास क्या काम है कि आपको प्लांट किंगडम तक पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, और जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में।
ओके, सो थैंक यू।